राजस्थान देश के किसानों की, मजदूरों की सैकड़ों समस्याएं हैं, लेकिन सभापति जी ने मुझे एमएसपी पे बोलने के लिए कहा है, तो उस पे मैं बोल रहा हूं। कलेक्टर की तनख्वाह 1200 रुपये थी, बाजरे का भाव 500 रुपये कुंटल था, तो एक बाबू की तनख्वाह में 1 कुंटल बाजरा आता था। 4 कुंटल बाजरा कलेक्टर की तनख्वाह में आता था, उसके घर पे 4 कुंटल बाजरा जाया करता था और घर चलाता था। आज कलेक्टर की तनख्वाह 2 लाख 3 लाख है, ऊपर से अरबों करोड़ों का भ्रष्टाचार है। आज बापू की तनख्वाह 70,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये के तनख्वाह वाले बाबू के पास 100 क्विंटल बाजरा, अभी 2 साल पहले बाजरा का राजस्थान का भाव था सभापति जी 1200 रुपये क्विंटल, राजस्थान का बाजरा नहीं बिका और बाजरा 1200 रुपये क्विंटल नहीं बिका। कोई भी अनाज, सब्जी, दूध किसान पैदा करता है, उसको एमएसपी नहीं मिलती है। कारण क्या है कि लोकसभा में जो कैबिनेट है प्रधानमंत्री है, मैं खिलाफ नहीं हूं कि प्रधानमंत्री पद के ठीक ही होंगे, लेकिन यह सही है, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये ऐसे लोग जब पहुंच जाएंगे संसद में, जब किसान का प्रधानमंत्री बनेगा, जो खेती में हल जोतता है, एमएसपी आपके घर पे आ जाएगी, मकान पे आ जाएगी, हरियाणा पंजाब आ जाएगी। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए दोहरी नीति है। जब कर्मचारी आईएएस का 7th पे कमीशन लागू हो गया, 7th पे 7वां वेतन आयोग लागू हो गया देश में, और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग बना, एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी नहीं मिली। कोई आयोग, एक आयोग बना, वो भी अपने मांग करते रहे 70 साल से, एमएसपी पूरी नहीं हुई। इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए, एमआरपी मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। प्लीज मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, मेरे पास देखिए कम से कम 15 लोगों को बोलने का और आधा घंटा बाकी है। 2 मिनट से ज्यादा मैं किसी को समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मेरी प्रार्थना है अब सुरेंद्र चौधरी जी 2 मिनट में अपनी बात रखें, ज्यादा लंबा। जय जवान, जय किसान। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। मैं रहूं या न रहूं, यह किसान रहना चाहिए, यह किसान रहना चाहिए। साथियों, बहुत सी बातें हुई, बातें हो गई, अब उन बातों को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, किसान आंदोलन में भी मैं भरपूर तरीके से सक्रिय था। मैंने अनेक कठिनाई झेली, मैं इनका वर्णन यहां नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, समाज लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारा समाज, आज भगत सिंह तो सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए। जब तक भगत सिंह अपने घर में पैदा नहीं करेंगे, तब तक कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए हमें भगत सिंह अपने घर में पैदा करना होगा। मैं इन नेताओं को नाम याद दिला दूंगा, रगड़ के रख दूंगा, इस बात का वादा करता हूं। जय हिंद, जय इंकलाब। धन्यवाद जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा फतेहमान सिंह जी कंग 2 मिनट के लिए। फतेहमान सिंह जी कंग, उसके बाद रणदीप सिंह जी भंगू तैयार रहें। धन्यवाद सभापति और एसकेएम की लीडरशिप का, जिन्होंने बड़ा अच्छा एक आयोजन किया है किसान संसद का और सभी को बोलने का मौका मिला। तो मेरा फर्स्ट टाइम है और एमएसपी मुद्दा है। तकरीबन मेरे जितने पॉइंट थे सब बड़े लीडर्स ने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन उनमें मैं कुछ मांगे, क्योंकि मैं गंगानगर से हूं और गंगानगर की जो ज्योग्राफिकल है वो पंजाब और राजस्थान के दूसरे पार्ट से थोड़ी डिफरेंट है। तो जो वहाँ के लोगों ने मेरे को कुछ डिमांडें लिख के दी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो पॉइंट्स थे एमएसपी पे वो सारे संतवीर जी, भाई राजू ने, इन्होंने क्लियर कर दिए ऑलरेडी, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। तो मेरा जो पॉइंट था, जो मांगे थी हमारे लोगों की, वो ये थी कि पिछले 2-3 सालों से जो हमारी राज्य सरकार है और पड़ोस की जो पंजाब की सरकार है,
इनकी नीतियां कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण हमें भरपूर पानी नहीं मिला, और पानी ना मिलने के कारण हमारे जो किन्नू के बाग थे, जो तकरीबन 2 पीढ़ियों से लगे हुए थे, वो बर्बाद हो चुके हैं। उनमें फल नहीं है, इस साल भी उनमें फल नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, उससे पिछले साल था, लेकिन उस पे भी हमें एमएसपी नहीं मिलती है, उस पे भी व्यापारी मनमानी करते हैं। तो एक तो अभी टाइम है, अभी बरसात खूब हुई है, और राज्य सरकार से विनती है, एसकेएम के माध्यम से, कि दोनों सरकारों से बात करें और जो पौंड का डैम का जो पौंड है वो अपने हिस्से का रखें, ताकि लास्ट टाइम की तरह इस बार हमें परेशानी ना हो। और बागों का इतना बुरा हाल है सर कि कईयों ने हरे बाग खुद उखाड़े हैं, और रो रहे थे किसान कि हमने इतनी अपेक्षा से, इतने चाव से बाग लगाए थे, इतनी मेहनत की थी, लेकिन हमें अब उखाड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि उसमें फ्रूट ही नहीं है। और गंगानगर का किन्नू वर्ल्ड फेमस है, इंग्लैंड इंपोर्ट होता था किसी टाइम पे, और आज ये कंडीशन है कि वो जो इंपोर्ट होता था इंग्लैंड को, वो हम गंगानगर में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो राज्य सरकार से और पड़ोस की राज्य सरकार से विनती है कि पानी का जो पौंड है वो कंप्लीट करें, और जो हमारे इरिगेशन सेक्रेटरी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना पानी का हिस्सा अभी कंफर्म कर लें, ताकि हमने बाद में कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, थोड़ा सा जल्दी करिए आप। सर 2 मिनट में मैं फिनिश कर दूंगा। दूसरा, मेरी राज्य सरकार से विनती है कि जो डिग्गियां उन्होंने खुद खुदवाई थी, सब्सिडी के नाम पे सब्सिडी देंगे, कुछ डिग्गियां को सब्सिडी हो गई है, लेकिन कई हजारों डिग्गियां ऐसी है जिसमें सब्सिडी नहीं आई है। उसमें भी सर एक घपला और है कि जो सब्सिडी फाइल सैंक्शन होने से पहले, जो डिग्गी सब्सिडी की फाइल सैंक्शन होने से पहले जो जिम्मेदार ने बना ली, उस पे वो सब्सिडी नहीं देते हैं। सरकार मानती है कि जिसने पहले बना ली वो, उसके पास पैसे हैं, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसने पहले बना ली उसके पास पैसे हों। हो सकता है उसने बैंक से, सहकारी समिति से या आड़तीय से लोन लिया हो। तो ये भेदभाव एक तो बंद होना चाहिए। दूसरा, जो फाइल प्रोसेसिंग की स्पीड है सरकार की, वो इतनी स्लो है कि एक साल में अगर एक गांव से 10 फाइलें लगी हैं तो एक साल में एक ही फाइल सैंक्शन होती है। 10वीं फाइल को कम से कम 10 साल लगेंगे, जो फिलहाल जो स्पीड गवर्नमेंट की चल रही है। चलो ये बुलाता हूँ तब तक सर, प्लीज। सर दूसरा ये था, अभी बात हुई मंडी की, मैं लास्ट है मेरा, मैं बस इसके बाद कंक्लूड करूंगा सर। ये 70 का समय पूरा होने को जा रहा है। बस एक ही मिनट सर। और अभी बात हुई थी कि सब्जी के किसानों की बात हुई थी सर, तो पीलीबंगा एरिया से कुछ एरिया ऐसा था जो सब्जी का प्रोडक्शन करते थे, बीकानेर से डायरेक्ट सप्लाई करते थे, लेकिन और बीकानेर से आगे सप्लाई होती थी। अभी वहां पे कंडीशन ये है कि व्यापारी सीधा पीलीबंगा आता है, जोधपुर का व्यापारी, जैसलमेर का व्यापारी, और वो सीधा वहां ले जाते हैं। और अगर हमारा किसान बीकानेर में भी सेल करे तो जोधपुर का व्यापारी वहां ले जाकर अपनी सब्जी ढेर कर देते हैं, जिससे भाव नहीं मिल पाते। आपकी समस्या धन्यवाद सही है, सर। मगर समय का अभाव में हम इतना समय नहीं दे पाएंगे। रणदीप जी सिंह जी भंगू, उसके बाद जाबरमल जी गुज्जर, वो तैयार रहें, और 2 मिनट से ज्यादा कोई भी साथी वो ना बोले। देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा नाम है, जो जिसको बुला नहीं पाऊंगा वो बाद में। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने हमें एमएसपी पर बोलने का मौका दिया। तो मैं आपका ध्यान थोड़ा पीछे समय में लेके जाना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो एक धारणा थी हमारे आम लोगों में कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। लेकिन जैसे जैसे समय की सरकारों ने, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसान की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस एमएसपी के लिए आज हम लड़ रहे हैं। जे अगर हमें बहुत पहले मिल जाती तो ये दशा ना होती कि आज जो नीच नौकरी मानी जाती थी वो उत्तम हो गई है। और व्यापार, उसका तो कहना क्या है, व्यापारियों का तो इस देश पर राज है। और एक किसान जिसको अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना और अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए एमएसपी बहुत जरूरी है। अगर किसानी को आगे लेके जाना है, आगे
किसानी में अपना जीवन यापन करना है तो एमएसपी के बिना नहीं हो सकता, अन्यथा कर्ज से किसान की मौत हो रही है और ऐसी होती रहेगी। और एमएसपी के लिए आज हमें प्लेटफॉर्म जो मिला है संयुक्त किसान मोर्चा, क्योंकि जब 3 काले कानून आए थे तो लोगों में धारणा थी कि ये तो मोदी है, मानेगा नहीं। जब एसकेएम ने मोदी को झुका दिया है तो एमएसपी भी हम लेके रहेंगे। इसी तरह हमें एकता बना के रखनी चाहिए। सभी साथियों ने हमें सुना। धन्यवाद। धन्यवाद जी। किसान एकता। करमल गुज्जर, उसके बाद प्रगट सिंह जी सूरतगढ़ तैयार रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूं और मैं किसान पुत्र हूं, तो मैंने ये चीज देखी है कि जिस मूंगफली को उनके आकार, खेत का आकार बहुत छोटा है, बड़े किसान इसको अफोर्ड कर सकते हैं, मगर जो छोटे किसान है इतना छोटा है क्योंकि 160 रुपए किलो जो मूंगफली खरीदता है और फिर 20 रुपए किलो बेचता है, तो जो आप एमएसपी की बात करते हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो छोटे आकार के किसानों के लिए जो बीज खरीदने की समस्या है उस पे ध्यान दिया जाए। और दूसरा, मैंने देखा है कि एक प्याज की फसल और एक टमाटर की फसल हमारे शेखावाटी में बोई जाती है, और जब वो बोई जाती है तो ये देखा जाता है कि साल में यदि 2 फसल ले रहे हैं तो एक फसल उनके पास किराया नहीं होता कि वो सीकर जैसे शहर में जाके अपनी फसल को बेच पाए। तो या तो मंडियां करीब स्थापित की जाए ताकि वो बेच पाए, या फिर उनके लिए व्यवस्था की जाए। जो किसान संगठन मोर्चा उनकी बात करता है, उनकी ये जिम्मेवारी बनता है कि उनके करीब जाए, उन्हें ये बताए, क्योंकि इस भारत में हर साल 10,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब उन पे बैंक जो है ये व्यवस्था करे, उनके पास मांगने आए, तो उसके लिए बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रगट सिंह जी, उसके बाद दीवान सिंह जी शेरगढ़, और मैं प्रार्थना करूंगा जल्दी। धन्यवाद सभापति महोदया, जो आपने बोलने का मौका दिया। जैसे मुद्दा है एमएसपी, तो मेरा बिल्कुल इस पर समर्थन है कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। मेरी एक मांग है एसकेएम के लीडर से कि राजस्थान गवार और मोठ पूरे देश में सबसे अधिक पैदा करता है, लेकिन दुर्भाग्य है अभी तक एमएसपी गवार और मोठ पे नहीं मिलती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गवार और मोठ को भी एमएसपी में शामिल किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून हो, उसमें तय हो जो भाव सरकार और किसान ने मिल बैठकर तय किया, उससे नीचे कोई भी व्यापारी उसको खरीद ना सके। अगर कोई उसे खरीदे तो उसकी कानूनी सजा हो और उससे ऊपर किसान को भाव मिले, चाहे वो एमएसपी से ज्यादा हो, लेकिन एमएसपी से कम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, ना कि हम अधिकतम की बात कर रहे हैं। जो इस सदन ने प्रस्ताव रखा है उस पर हमारी पूर्ण सहमति है। आपने हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब दीवान सिंह जी शेरगढ़ से, उसके बाद साहब सिंह जी गंगानगर से। और मैं आगे प्रार्थना करना चाहूंगा, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने कीमती सुझाव रखने के लिए समय मांगा, मगर समय की भी अपनी एक कदर होती है। 5 बजे तक का ये सत्र था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मैं राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संयुक्त मोर्चा पूरा यहां बैठा हुआ है, लगभग कुछ आए थे चले गए हैं। मेरा यह निवेदन है संयुक्त मोर्चा से कि आपने लड़ाई लड़ी और यह कहा जा रहा था कि मोदी हटने वाला नहीं है, लेकिन
आपने अपनी लड़ाई लड़के और हम सबका आपको भरपूर सहयोग मिला। ऐसा नहीं है कि आपको किसानों का सहयोग नहीं मिला हो। हम चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम आपके हमेशा साथ खड़े रहे। तो अब ऐसी क्या बात हो गई, आप अगर पुनः उस लड़ाई को लड़ेंगे तो कोई ऐसी सरकार नहीं जो आपके सामने झुके नहीं। मेरा आपसे यह निवेदन है, क्योंकि इस पर सब सुझाव तो दे ही चुके हैं, चाहे वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो, चाहे कमीशन हो, आप बहुत बातें कह चुके हैं। मेरा तो आपसे यही आग्रह है, क्योंकि आज जो अन्नदाता की जो स्थिति बन रही है, अगर आप मुझसे पूर्व में आप बता चुके हैं कि अगर हम 1970 में जाएं तो जब किसान की क्या दशा थी और आज किसान की क्या दशा है। अगर आपकी जो फसल है उनका अगर मूल्य निर्धारण होगा, एमआरपी उसकी निश्चित होगी, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपका निश्चित रूप से सभी किसान भाइयों का भला होगा। आपने मौका दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। राम साहब। धन्यवाद जी। साहब सिंह जी गंगानगर से, साहब सिंह जी गंगानगर से, एक ही मिनट में अपनी बात, नौजवान साथी हैं, एक ही मिनट में अपनी बात पूरी करें। हेलो सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एमएसपी की तरफ ले आना चाहता हूं। देश में सर 1965 में हरित क्रांति के समय सर एमएसपी की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक गारंटी नहीं मिली सर। इसलिए एमएसपी किसान की एक अहम जरूरत है तथा केंद्र सरकार को इसके लिए गंभीरता से सोचना चाहिए तथा इसे लागू करना चाहिए और इसकी गारंटी देनी चाहिए और किसान का एक एक दाना एमएसपी रेट पर बिके ताकि किसान को फायदा मिल सके। सरकार की नीति किसान को एमएसपी ना देकर आर्थिक तौर पर कमजोर करना है और कारपोरेट घरानों को कामयाब करना है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हनुमान राय जी को माइक दिया जाए, वो कुछ बात जोड़ना चाहते हैं। मैं एक विशेष बात आपसे कह रहा हूं कि किसान की फसल जो है पैदा की हुई, उसको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का प्रयास हो रहा है। आप बैठ जाए, अनुशासनहीनता नहीं भाई। और ये जो मेरा चावल सवाल है, नहीं, आप बैठिए। चावल के अंदर फोर्टिफिकेशन का फंडा डाल करके फोर्टिफाइड चावल बना करके आपके मिड डे मील, आपकी रेलवे की कैंटीन, और इसमें आयरन, फोलिक एसिड और B12 विटामिन मिलाएंगे। दूध में पहले विटामिन ए और डी मिला के छीना, नमक को पहले आयोडीन से छीना। तो अब चावल और गेहूं जल्दी छीन लिए, चावल तो छीन लिया गया, पंजाब में लगे हुए हैं ये सारे। इस बात की एक मैं और बात जोड़ना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी बीज है, जो बीज बिल मॉडल आया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रूथफुली लेबल्ड बीज है। आप अपने घर में जाकर के थैली को देख लेना। कॉलेज सर्टिफाइड या नोटिफाइड बीज कहीं भी हिंदुस्तान में बिक नहीं रहा है। सीड बिल आ चुका है। एक बात, इंडस्ट्री 4.0 के साथ में एग्रीकल्चर को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, तो हमारे जितने भी थिंक टैंक लोग हैं, यूथ हैं, वो गूगल में जाकर के जब तक इन बातों को नहीं लाएंगे और सड़क पे युद्ध नहीं लड़े जाएंगे, दोनों चीजें साथ जब लड़ी जाएगी कि फोर्टिफिकेशन का मंच से मुझे कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका पूरा जो परिवार है इस फोर्टिफाइड सिस्टम में लगा हुआ है। रेलवे की पूरी कैंटीन का ठेका उनके पास बताते हैं। पूरा चावल पंजाब का पीसा जाएगा, पीस करके उसके अंदर 3 चीजें मिलाई जाएगी, फिर वापस चावल बनेगा, बन करके जूट की थैली में पैक होगा, पैक के नीचे साइड में +F लिखा जाएगा और आप सबको दिया जाएगा, जो PDS में, मिड डे मील में, कैंटीन में और सब जगह से ये आ चुका है। ये 20% अभी इस साल से लागू हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा इस सत्र के जो हमारे मंत्री जी हैं, अमरजीत मोदी जी, कृपया उनको माइक दिया जाए, पूरी बहस का जवाब देंगे। उसके बाद हम इसका प्रस्ताव पास करेंगे, उसके बाद अगला सत्र शुरू होगा। बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा आप साथियों ने जो सेवा दी, खासकर अध्यक्ष जी का और आज के सारे संसद सहवान का। एमएसपी है क्या? एमएसपी चाहिए क्यों? एमएसपी होनी क्यों चाहिए?
एमएसपी असली राष्ट्रवाद है। एमएसपी ही बेरोजगारी का हल है। एमएसपी ही कर्जे से निजात दिलाएगी। एमएसपी ही आप लोगों के जो साथी सुसाइड कर लेते हैं उससे निजात दिलाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने साथियों से, जो हमारे राजनीतिक सिस्टम के तहत 75 साल से ज्यादा वोटर वोटें डालता है, हाथ खड़ा कर जरूर बताएं कि आप लोगों ने अपने सरपंच, ब्लॉक, जिला, एमएलए और एमपी को कितने बार अपने गांव के लिए एमएसपी की डिमांड की है, बताना जरूर। मैं हाथ खड़ा कर जरूर बताएं। मैं 600 से ज्यादा गांव के अंदर गया, लेकिन वहां लोगों की डिमांड स्कूल की है, गलियों की है, जाट धर्मशाला की है, बीसी धर्मशाला की है और ना जाने कितनी चीजों की है। लेकिन जो चीज आपको चाहिए, दुख की बात है, जो ये किसान यूनियन के लीडर हैं, ये तो आपकी आवाज उठाते हैं, लेकिन आप लोग राजनीतिक लोगों के साथ, उनके साथ बातचीत करने में इतना संकोच करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग आज तक एमएसपी, स्वामीनाथन तो दूर की बात है, एमएसपी नहीं ले सकते, एमएसपी नहीं ले सकते। इसके अंदर हमारा बहुत जो रूप है कमजोर है, कार्य प्रणाली कमजोर है। जो हमारी यूनियन है, हमने उसको विशेष तौर पर इसके लिए जरूर किया। हर गांव के अंदर मेरा निवेदन है सभी जुझारू साथियों से, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन लड़ने वाले लोग आज यहां पर बैठे हैं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है हर गांव के अंदर, जब कोई एमएलए, जब कोई एमपी आपसे वोटें मांगने के लिए आता है, तो आप लोगों ने अपने गांव से जितने भी किसान साथी हैं, एमएसपी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो एप्लीकेशन हैं, उनके हाथ और उनके जो खिस्से हैं वो भर जाने चाहिए, ताकि कोई भी कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, जब वो संसद और विधानसभा के अंदर जाए और फिर वो बिल के ऊपर चर्चा ना करे और फिर आपके बीच में आए, फिर उसको पता होना चाहिए। अगर मैं राजस्थान के किसी गांव में जाऊंगा तो वहां के जीकेएस वाले, बीकेयू वाले, उनके साथी गांव के लेवल में मुझे प्रोग्राम नहीं करने देंगे, वो डिमांड करेंगे एमएसपी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए। ये आप लोगों को निचले स्तर तक करना होगा। और असली राष्ट्रवाद है, अगर एमएसपी मिल गई, इन लोगों के अंडानी अंबानी जो माई बाप हैं, इनका भी पेट पूरा भर जाएगा। उसी पैसे के साथ, उसी पानी के साथ हम भी नहा लेंगे और इनके भी जो कारखाने चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे देश का अंदर जो समस्या है आज सब समाप्त करने का हल एमएसपी है। और रही बात, कुछ साथी कहते हैं कि इनको संसद के अंदर भेजो, ये वहां पर जाकर संसद में जाकर बिल पास करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, इस आंदोलन के अंदर 1% किसान भी नहीं गया, 1% किसान भी नहीं गया और 3 काले कानून रद्द करवा दिए। लेकिन सांसद बनाने के लिए 40-45% वोट चाहिए, लेकिन आंदोलन के लिए 1% लोगों को संगठित होना वो जल्दी है, सौखा हो जाएगा, तरीका ठीक है। लेकिन ये वोटों वाला जो मसला है वो हमारी किसी समझ में नहीं आता है। इसलिए बेनती है, कोई भी मांग मनवानी है, आंदोलन ही उसका असली तरीका है। सो आज के जो ड्यूटी लगाई है, आज तो सरकार भी अपनी है और संसद भी अपनी है। जो आपने बिल पेश किया है वो तो सर्वसम्मति से पास होना ही चाहिए और होना भी है ही है। लेकिन एसकेएम के अंदर लीडर साहबानों ने बहुत बड़ी भूमिका, राजू जी, तेजवीर जी, दर्शनपाल जी, सुरेश कौर जी, आज भी बड़े बड़े हमारे संतवीर वर्ग के साथियों ने कोशिश की है कि एसकेएम काफी हद तक एक हो भी गया है और आगे भी होगा, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। जो मेरे मन की बातें थी वो आपके बीच में रख दिया। आपको ग्राउंड के लेवल के ऊपर काम करना होगा। अगर एमएसपी मिल जाती है, जो सारे पंजाब को गेहूं और जीरी लगानी पड़ती है, धान लगानी पड़ती है, वो दूसरी फसलों की तरफ चला जाएगा।
सरकार को समझना चाहिए, कर देनी चाहिए, देर लगानी ही नहीं चाहिए। जो सरकार कहती है कि आज हमारे ऊपर बोझ है किसान, हमें उनकी फसल खरीदनी पड़ती है एमएसपी पे, बिल्कुल बोझ नहीं है। देख लो अब की बार फसल कम हुई और कैसे हालात देश के हो गए हैं। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर, भारत देश की धरती के ऊपर होने वाला अनाज बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, और दुनिया के अंदर पैदा होने वाला अनाज, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला अनाज पूरी दुनिया में डिमांड है। और जो हम खाते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर पैदा हुआ कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारे पेट से गड़ से नीचे जाएगा। वो किसान के खेत में पैदा हुआ, चाहे वो फल है, ड्राई फ्रूट है, चाहे कोई अनाज है, वो ही नीचे जाएगा। और हमारे अनाज की डिमांड पूरी दुनिया में है। नहीं एमएसपी देनी तो फिर आयात और निर्यात वाली नीतियां ही बदल दो। अब की बार पूरी डिमांड थी गेहूं की, लेकिन पाबंदियां लगा दी गई। हम 2-4 साल घाटा तो पूरा कर लेते, लेकिन सरकार ना जाने किस चक्कर में है, क्या है, या हमारी कहीं ना कहीं कमी हमें तो नजर आई है। भाई हमने तो राजू से 2018 के अंदर एक बात सीखी थी, पीपली के अंदर पहले बार किसान यूनियन के प्रोग्राम में गए थे कि अपने इलाके के एमएलए और एमपीओ को इतना मजबूर कर दो कि संसद विधानसभा के अंदर तोते की तरह किसान किसान करे और कोई बात ही ना करे, अपनी तो जनसंख्या इतनी। सो आप सभी साथियों का, यहाँ के जो हमारे साथी हिम्मत सिंह जी गुज्जर, रणजीत सिंह जी राजू, संगा साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, पहले भी पूरे 13-14 महीने के आंदोलन के अंदर पिछली जो सांसद थी, शायद मेरे अनुभव के मुताबिक वो सबसे बड़ा प्रोग्राम था, क्योंकि वो एक पहला और आखिरी प्रोग्राम था जिसके अंदर 3 बिलों के ऊपर क्लॉज वाइज अगर कोई बहस हुई थी तो वो ये ऑडिटोरियम था। शायद ऐसी बहस कहीं भी एसकेएम की किसी मीटिंग के अंदर भी ना हुई हो। सो आप सब ने जो ये प्रोग्राम बनाया, इसको हर साल की तरह ऐसे ही मेंटेन रखें, चालू रखें, और जहां भी हमारे सहयोग की जरूरत होगी, हमारी जो ड्यूटी लगेगी एसकेएम के तरफ से, वहां हम उसको निभाने का पूरा काम करेंगे। और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर ऐसे प्रोग्राम हो और लोग जागरूक हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना, कृपया ध्यान से सुने। एमएसपी के ऊपर अब हमारा प्रस्ताव पास करने का समय है। जिन विषयों के ऊपर साथियों ने सबसे ज्यादा जोर दिया, मैं दोबारा एक बार उन पॉइंटों को दोहराना चाहूंगा और आपसे अनुमति चाहूंगा कि कृपया उनके ऊपर सहमति दें। डॉक्टर दर्शन पाल जी ने प्रस्ताव रखते हुए 2 बड़े मुद्दे छुए। उन्होंने कहा एमएसपी चाहिए और सभी चीजों पर चाहिए, चाहे वो फल का किसान है, चाहे सब्जी का है, चाहे मसाले का है, चाहे पशुपालन का है, चाहे मच्छी पालन का है, चाहे कोई भेड़ बकरी पालता है, चाहे कोई मधुमक्खी पालता है, चाहे कोई लकड़ी का उत्पादन करता है। यानी किसान की परिभाषा सही होती है, भूमि, जल और वायु की सहायता से किसी भी तरह का उत्पादन जो करता है उसे किसान कहा जाता है। किसान के हर उत्पादन के ऊपर एमएसपी तय हो और वो कानूनी गारंटी भी उसकी दी जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा रहा, सरकार झूठ बोलती है कि 17 लाख करोड़ रुपए अगर एमएसपी देती है सरकार का खर्च होगा, मात्र 10 और 12 लाख करोड़ की फसल ही सारी बैठती है जिन 23 फसलों का एमएसपी तय होती है। और उसमें से खरीदती कितनी है? मात्र 2 से 2.5 लाख करोड़ की फसल खरीदी जाती है, बाकी सिर्फ छलावा है। और अगर एमएसपी की सिर्फ गारंटी कानून दी जाए, मात्र 33% फसल खरीदने पर ही पूरी 100% फसल का भाव मार्केट अपने आप तय कर देता है। इसलिए इसके ऊपर बहुत बड़ी राशि तय नहीं होती। ये साफ सरकार का एक जुमला है। तीसरा, एसकेएम की एकता के ऊपर बहुत से साथियों ने विचार रखे कि एसकेएम एक रहना चाहिए। हमारा विचार भी ये है कि एसकेएम एक रहना चाहिए, मगर जो सरकार द्वारा प्लांटेड आदमी थे वो तो एक कभी होंगे नहीं भाई। उनका काम ही एसकेएम तोड़ना था। वो उनको हम कैसे रख सकते? हमें चलते आंदोलन में भी हमें पता था ये लोग हैं, मगर उस समय मैं तो कई बार आवाज उठाता था, मगर हमारे सीनियर साथी डॉक्टर दर्शन पाल जी बैठे हैं, टिकैत साहब बैठे हैं,
कई साथी मेरा मूर बोल राजू बहुत धक्का करया करता था, चुप बोलना नहीं, क्योंकि इसको भी पता था कौन कौन लोग थे वो। उनका काम ही ये था, उनको सरकार ने टारगेट ये दिया हुआ था कि एसकेएम जीत के घर नहीं जाना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर आज ना कोई विपक्ष है, ना कोई न्यायालय है, ना कोई मीडिया है, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं छोड़ी। सारे के सारे संस्थानों को कब्जा लिया गया है। पूरे देश के अंदर एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। मात्र संयुक्त मोर्चा एक ऐसी पावर बन गया था जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल करके बात करता था, इसलिए उसको तोड़ने के लिए वो चाल रची गई है। वो तो हम कर नहीं पाएंगे। बाकी जितने भी लीडर संघर्षी लड़ने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे एसकेएम में हो। तीसरा, प्राइवेट बिल की बात आई, राजू सेठी जी के बिल की बात आई, वरुण गांधी जी के बिल की बात आई। हमारे साथी ने अभी और भी संशोधन करके दिए हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी कुछ पॉइंट उसमें ऐड किए हैं। ये सारे के सारे बिल एसकेएम की मीटिंग में रखे जाएंगे और दोबारा एक बार इनको सबको रीड करके एक सबकी सहमति से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और वो हमारा जो भी विपक्ष का सांसद उसको लोकसभा में लगाना चाहे, हम पूरे एसकेएम की तरफ से उनको अपील करेंगे कि आप लोकसभा में इसको रखिए, ताकि उसके ऊपर कम से कम चर्चा तो हो। तीसरी बात आई सीएसीपी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। एक दो साथी इसके ऊपर बोल रहा है। वैसे जब सीएसीपी का गठन हुआ हरित क्रांति के जमाने में, उस समय ये एक कल्पना की गई थी कि एक ऐसा स्वायत्त बॉडी बनाई जानी चाहिए। मैं वही उसी पे 1-2 मिनट लूंगा। सीएसीपी वो संस्था थी, जब इसको बनाया गया तो इसका काम जो दिया गया था वो ये दिया गया था कि पूरे देश के अंदर हर फसल के ऊपर किस फसल पर कितना लागत आती है, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आंकड़े लिए जाएंगे और ये एक वह स्वायत्त बॉडी बनाई जाएगी जो मात्र सिफारिशी संस्था ना हो करके कैबिनेट की तरह कैबिनेट को आदेश देगी कि इस फसल का भाव इतने रुपए बढ़ता है, आप ये लागू करिए। मगर उसको एक पंगु संस्था बना के रख दिया। आज सीएसीपी मात्र सिफारिशी संस्था है, वो कैबिनेट को मात्र सिफारिश कर सकती है, कैबिनेट मानने ना मानने ये उसकी मर्जी है। इसलिए किसानों की पहले दिन से मांग रही है कि ये जो आयोग है ये स्वायत्त होना चाहिए और इसकी जो गणना है, जो लागत की गणना है, जो स्वामीनाथन ने फार्मूला दिया था, डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने भी फार्मूला दिया था, जिसको C2+50 कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस 50%। C2 का मतलब सारे खर्चे होते हैं जो कृषि के ऊपर लगते हैं, ये नहीं। आजकल इन्होंने एक नया फार्मूले के तहत कह दिया, हमने तो दे दिया लागत पे 50%। A2 के नाम का कोई फार्मूला लेके आगे, जो किसी कृषि यूनिवर्सिटी का फार्मूला नहीं, किसी कृषि वैज्ञानिक का फार्मूला नहीं, किसी भी अर्थशास्त्री ने नहीं दिया। एक वित्त मंत्री ने कह दिया A2 पे लागू कर दिया। उस A2 का आज तक इन्होंने यही परिभाषा ही नहीं बताई कि A2 कहते किसे हैं। ए से एग्रीकल्चर तो बनता है, मगर दूसरी ए का किसी को पता नहीं, दूसरी ए का मतलब क्या है। सिर्फ कह दिया C2 लगता है तो A2 बोल दिया। तो कुल मिलाकर के किसानों की शुरू से ही मांग रही है सीएसीपी स्वायत्त संस्था हो, सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के आंकड़े इकट्ठे करके वो लागत मूल्य निकाले और उसके ऊपर 50% लाभकारी मूल्य दे करके C2+50 जो बनता है उसके तहत एमएसपी की गारंटी हो। और मैं सोच रहा था कोई माननीय सदस्य इस पे भी बोले, जो बहुत छोटा किसान है, जो स्मॉल किसान है, जो बिल्कुल बीघे में आ गया है, आज खेत जोत घटती जा रही है। मेरी सदन से प्रार्थना है, जहां हम चर्चा C2+50 पे करते हैं, जहां हम चर्चा एमएसपी पे करते हैं, तो कम से कम छोटे किसानों का भी कहीं न कहीं उनकी भी ऐसी इनकम की हम सोचें कि उनका भी गुजारा कहीं न कहीं हो। इस किस्म का भी हमारा उसमें आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि किसानों की जोत 1 एकड़ से भी नीचे चली गई है।
तो इन्हीं सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे। मैं प्रार्थना करूंगा जी डॉक्टर साहब। कमेटी, हाँ कमेटी वाली में आ रहा था, कमेटी वाली को रद्द करने का भी एक सुझाव है कि कमेटी डॉक्टर साहब ने प्रस्ताव रखा था कि जो कमेटी सरकार ने बनाई है, पहली बात तो एमएसपी के लिए कमेटी है ही नहीं, हमने पहले ही पता था। वो कमेटी उन लोगों की है जो सरकार के हक में पहले ही थे। वो लोग उस कमेटी में लिए गए हैं जिसके ऊपर एमएसपी पे चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि वो लोग मंडी तोड़ने के लिए लिखेंगे। जबकि हमारे एक बड़े सीनियर साथी ने कहा कि पूरे देश के अंदर जिस तरह हरियाणा और पंजाब में मंडियां हैं, इसी तरह पूरे देश के अंदर ढांचा विकसित होना चाहिए। हर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मंडियां हो, ताकि सरकार अगर एमएसपी का कानून लेकर के आए तो कोई दिक्कत ना आए। हम तो मांग करते हैं कि मंडियां बढ़ानी चाहिए, और वो कमेटी तो मंडियां तोड़ने की सिफारिश करेगी। इसलिए हम उस कमेटी को कंडेम करते हैं, खारिज करते हैं, और सरकार ने जो कमेटी बनाई जिस नियत से, उसकी कठोर निंदा भी करते हैं। मेरी प्रार्थना है, अब मैं बोलूंगा, अगर आप जितने साथियों ने सुझाव दिए, एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, अगर आप इस पे सभी राजी हैं तो आप सभी कहेंगे यस। अगर कोई नाराज है तो नो भी बोल सकता है, यानी ध्वनि मत से इस बिल को पास किया जाता है। अब आगे का सत्र है, आगे हमारा सत्र है, ये 1 घंटे का रहेगा ना, 1 घंटे का रखा, 1 घंटे का अध्यक्ष साहब। साथियों, अभी ओबीसी जनगणना में प्रतिनिधित्व, ये हमारा विषय है। इसमें मोहनलाल जी बेरवा जी अध्यक्ष साहब प्रस्ताव राजाराम जी मील साहब रखेंगे। हाँ, उसके बाद में डिबेट में आप मोहनलाल जी को शामिल करें। ओके। राजाराम जी मील जी प्रस्ताव रखेंगे ओबीसी जनगणना के प्रतिनिधित्व की, उसके बाद बहस शुरू होगी। हाँ जी, हो गया बस, एक लास्ट है। हाँ, उसके बाद बिल्कुल 1-2 विषय इनका है, उसके बाद 0 ओवर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया, किसी गांव की समस्या हो सकती है, किसी स्टेट की हो सकती है, कोई रखना चाहे उसके बाद रखा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय,